स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संचयन पुस्तिका का पाठ 4, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। इससे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं धर्मवीर भारती, इनके जीवन परिचय के बारे में। प्रस्तुत पाठ के जो लेखक हैं धर्मवीर भारती जी हैं और इनका जीवन काल इस तरह से है कि 1926 में इनका जन्म हुआ था और 1997 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और धर्मवीर जी बहुत ही चर्चित लेखक और संपादक रहे हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी, यानी बहुत सारी इनके अंदर प्रतिभाएं छुपी हुई थी। और डॉक्टर भारती की जो लेखनी थी, इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, अनुवाद, रिपोर्टाज, ये सभी अनेक विधाओं के द्वारा और इन सभी विधाओं में विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य को बहुत ही अधिक इन्होंने समृद्ध किया है और इनका नाम कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं से जुड़ा भी है। परंतु अंत में इन्होंने धर्मयुग के संपादक के रूप में गंभीर पत्रकारिता का एक मानक निर्धारित किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस तरह से है: मेरी वाणी, गैरिक वसना सास की कलम से, अनुप्रिया, 7 गीत वर्ण, सपना, अभी भी, ठंडा लोहा, सूरज का 7वां घोड़ा, बंद गली का आखिरी मकान, कहनी और कहनी, शब्दिता, अंधा गुण, मानव मूल्य और साहित्य तथा गुनाहों का देवता। लेखक धर्मवीर भारती जी पद्मश्री की उपाधि के साथ ही व्यास सम्मान और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी अलंकृत किए गए हैं। और प्रस्तुत पाठ जो है, इसके अनुसार इसका सारांश जो है, लेखक को घर लाया जाता है, या ऐसा समझ लेते हैं कि लेखक के शरीर में सिर्फ जान बाकी थी, वरना उनका चलना, बोलना, पढ़ना ये सब कुछ बंद हो गया था। और इसका मुख्य कारण ये था कि लेखक को एक के बाद एक लगातार 3 अटैक आते हैं, यानी हार्ट अटैक, हृदयघात जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो ऐसे में इनकी जो सांस बंद और नब्ज़ जो है उसकी धड़कना बंद हो जाता है और दिल की धड़कन भी बंद हो जाती है। एक तरह से डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया था, बस प्राण नहीं थे। परंतु जो डॉक्टर बोर्जेस हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और उन्होंने 900 वोल्ट्स के शॉक्स, यानी शॉक जो दिए जाते हैं बिजली के करंट, वो दिए थे और इसका बहुत ही भयानक प्रयोग इनके ऊपर किया गया था। और उन्होंने इस तरह से बोला था कि यदि यह शरीर अगर मृत हो चुका है तो इनको दर्द महसूस ही नहीं होगा, लेकिन यदि एक कण भी अगर प्राण शेष है तो ये जो हार्ट है ये रिवाइव कर सकता है, यानी वापस इनकी धड़कन चालू हो सकती है। प्राण तो लौट गए थे, लेकिन इनका जो हृदय है 60% हमेशा के लिए नष्ट हो गया था, यानी 60% जो है हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। सिर्फ 40% यानी 40% ही उनके अंदर हृदय काम कर रहा था। और उसमें भी 3 ब्लॉकेज यानी अवरोध जिसको बोला जाता है। और आज की इंग्लिश में भाषा में अगर देखें तो साइंटिस्ट जो हैं या डॉक्टर्स इसको ब्लॉकेज बोलते हैं और इसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा ये नाम शायद। तो ये ओपन हार्ट सर्जरी के कारण डॉक्टर कुछ हिचक रहे थे कि नहीं करें, क्योंकि 40% जब हृदय काम कर रहा है तो ऐसे में गुंजाइश खत्म हो जाती है। परंतु फिर भी डॉक्टर्स ने तय किया कि ऑपरेशन जो है कर लिया जाए। जो अन्य साइंटिस्ट थे और भी जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स थे, उनके से बात करने के बाद ऑपरेशन के लिए तय किया गया। और फिर ऑपरेशन होने के बाद फिर इनको अर्ध मृत्यु की अवस्था में घर लेकर के आया गया था। और उसमें इनको ये था कि बोलना, चलना, बात करना सभी कुछ इनके लिए मना था। तो इनके लिए इनकी ज़िद के अनुसार इनको बेडरूम में ना रखकर इनको अपनी किताबों वाले कमरों में ही रखा गया। और किताबों वाले कमरे में जब रखा गया तो यहाँ भी हिदायत के अनुसार लेखक को अपने सामने रखी किताबें देखकर ऐसा
आभास होता था कि जैसे उनकी जान किताबों में ही बसती है। जिस तरह से कहानियों में सुना होगा कि एक राजा की जो जान है उसके प्राण जो हैं तोते में बसते थे, इसी तरह से लेखक को आभास हो रहा था कि उनकी जो प्राण है, उनकी जो जान है किताबों में ही बसती है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वे सारी किताबें लेखक के लिए पिछले 40 से 50 वर्षों की जमा पूंजी थी। उन्होंने अपने 40 से 50 वर्षों में इन किताबों को एकत्र किया था और अब तो उन किताबों के संग्रह से लेखक के कमरे में एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का अस्तित्व बन चुका था, यानी एक लाइब्रेरी जैसा वो कमरा बन चुका था। और आगे जो पाठ है तो उसके अनुसार उसमें उनकी आत्मा की जो कथा है, उन्होंने अपनी दिल से जो बातें कही हैं, तो जिसको आत्मकथा बोला जाता है, उनके अनुसार एक समय लेखक के पिता जो थे आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान हुआ करते थे और माँ ने भी स्त्रियों की शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। और लेखक के जन्म से पहले ही इनके पिताजी जो है अच्छी खासी नौकरी में थे और बर्मा रोड जब बन रही थी तब उन्होंने बहुत कमाया भी था। लेकिन जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर, उनके कहने पर इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, यानी लेखक के पिताजी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और जिससे इनको बहुत ही अधिक आर्थिक कष्टों से गुजरना पड़ा। और फिर भी घर में लगातार जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो आती रहती थी और जो पत्रिकाएं आती थी उनके नाम है आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए, बाल सखा और चमचम। और उनमें होती थी परियों, राजकुमारों और राक्षसों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियाँ और उनके चित्र बने होते थे और जो उनको पढ़ने की आदत भी हो गई थी और उन्हें बहुत ही पसंद आती थी ये पत्रिकाएं। और जिन पत्रिकाओं को पढ़ना लेखक को बहुत अच्छा लगता था, लेखक को सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ना बहुत पसंद आता था। वे बाल पत्रिकाओं के साथ साथ आर्यमित्र और सरस्वती भी पढ़ते रहते थे। वास्तव में लेखक अपने स्कूल या पाठ्यक्रम की किताबों से ज़्यादा यही सब पत्र पत्रिकाओं को और किताबों को पढ़ा करते थे। और जो प्रस्तुत पाठ है तो इसके अनुसार लेखक के पिताजी नहीं चाहते थे कि लेखक पर बुरी संगति का प्रभाव पड़े और इसके परिणाम स्वरूप शुरुआती चरण में लेखक को स्कूल भी नहीं भेजा गया ताकि वहाँ पर किसी बुरी संगत में ना पड़ जाए कि किस तरह के मित्र होंगे, अच्छे बुरे सभी होते हैं और यदि दुर्भाग्यवश किसी बुरे दोस्त की मित्रता हो गई तो लेखक बुरी संगत में पड़ जाएंगे। इसलिए इनको शुरुआती चरण में स्कूल नहीं भेजा इनके पिताजी ने। और फिर लेखक की शुरुआती पढ़ाई के लिए घर पर ही एक टीचर को रखा गया था और जब लेखक कक्षा 3 में पहुँचे यानी 3rd क्लास में पहुँचे तब उनका एडमिशन जो है स्कूल में कराया गया। और आगे पाठ के अनुसार ही लेखक जब 5th क्लास यानी 5वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए और अंग्रेजी में सबसे अधिक नंबर हासिल किए तो उन्हें बदले में पुरस्कार के स्वरूप स्कूल से 2 किताबें मिली और जिन किताबों से लेखक ने अलग प्रकार की पक्षियों और पानी के जहाज़ों के बारे में जानकारी हासिल की। और एक समय ऐसा भी आया कि लेखक के पिताजी ने अलमारी के खाने से अपनी चीज़ें हटाकर खाली स्थान बना दिया और लेखक को संबोधित किया, यानी लेखक को इशारा करते हुए बोले कि ये अब तुम्हारी लाइब्रेरी है। यानी ये कह सकते हैं कि यहीं से इनका एक निजी पुस्तकालय शुरू हुआ। और इन 2 किताबों ने लेखक की जो दुनिया है उनकी अपनी दुनिया से बाहरी दुनिया के लिए भी द्वार खोल दिए थे। उसमें पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। और जब पिताजी ने अलमारी उन्हें दे दी तो उनकी जो अलमारी जो है वहीं से इनकी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। और माँ जब इनकी जो है स्कूली पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान देती थी और जब ये स्कूल की पढ़ाई नहीं करते थे तो माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती और चिंता करती थी और ये कहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें ना पढ़कर दूसरी किताबें पढ़ता है तो ये पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। तब पिताजी कहते हैं कि जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। और फिर इसी तरह से इनकी जो है दूसरी किताबें जो हैं पढ़ना शुरू हुई और यहाँ से आरंभ हुई उन लेखक की
लाइब्रेरी यानी बच्चे की लाइब्रेरी। और जब बच्चा किशोर हुआ यानी एडल्ट एज में जब आए तब स्कूल, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गए और डॉक्टरेट भी हासिल की इन्होंने, और यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य भी किया। और अध्यापन का कार्य यानी पढ़ाई जो करवाते थे कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उसको छोड़कर फिर ये इलाहाबाद से बम्बई आ गए और फिर इन्होंने वहाँ पर संपादन का काम शुरू किया और उसी अनुपात में इनकी लाइब्रेरी का भी विस्तार होता गया। इन्होंने अपने लाइब्रेरी के शौक़ को कम नहीं होने दिया। एक दिन इनकी दृष्टि देवदास की पुस्तक पर जा टिकी और उस पुस्तक की कीमत 10 आने थी, इसलिए लेखक ने पुस्तक को ले लिया। अब लेखक के पास जितने पैसे बचे थे वे उतने में फिल्म देख सकते थे, लेकिन उन बचे हुए पैसे को लेखक ने अपनी माँ को दिए और इस तरह से देवदास पुस्तक की निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक बनी। यानी इनकी जो लाइब्रेरी की शुरुआत हुई इसमें पहली जो पुस्तक गई देवदास नाम की पुस्तक उन्होंने उसमें रखी। और प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखक की लाइब्रेरी में नाटक, उपन्यास, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, ये सभी हर किस्म की पुस्तकें उसमें मौजूद थीं। लेखक की मनोदशा की बात अगर करें तो लेखक देश विदेश के महान लेखकों, चिंतकों की कृतियाँ यानी उनकी रचनाओं के मध्य खुद को पूरी तरह से भरा पूरा महसूस करते थे। और इस आत्मकथा के अनुसार लेखक का जब ऑपरेशन कामयाब होने के बाद एक बार लेखक से मिलने मराठी के वरिष्ठ कवि बिंदा कारंदीकर आते थे जब वो, तो लेखक से वे यही कहते थे कि वे सैकड़ों महापुरुषों के आशीर्वाद के कारण ही उन्हें पुनर्जीवन मिला है। और कवि बिंदा कारंदीकर की इन बातों को लेखक भी बिल्कुल सच मानते थे। और लेखक की निजी लाइब्रेरी की जो शुरुआत हुई थी, प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखक के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी जो लेखक के लिए बैठकर पढ़ने का केंद्र था। उस समय विश्व साहित्य की किताबों का हिंदी में अनुवाद करना या होना बहुत ज़्यादा प्रचलन में था और इसी तरह से लेखक को विश्व का भी अनुभव होता चला गया। और उसी दौरान लेखक का जो आर्थिक संकट था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि लेखक के जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो चुकी थी और यहाँ तक कि वे अपने प्रमुख पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें भी थी उन्हें भी सेकेंड हैंड ही पुरानी किताबें ही वो ले लिया करते थे। और जो पुस्तकें उनको नहीं मिल पाती थी उन पुस्तकों का वे अपने मित्रों से लेकर हाथ से लिखकर कॉपी में नोट्स बनाया करते थे। और आगे प्रस्तुत पाठ या आत्मकथा के अनुसार लेखक ने अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक जो खरीदी थी उसका भी वर्णन हमने आपको अभी बताया है। और उसके लिए माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल ही होता है, तो इसमें जब बहुत बुरे दिन इनके चल रहे थे तो लेखक को उनकी माँ ने एक बार देखा कि कुछ गीत वो गुनगुनाते रहते हैं और कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों में उनके आंसू भी आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो एक दिन माँ ने सुना कि माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली माँ कि दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, और दिल इतना छोटा क्यों करते हो, धीरज से काम लो। और जब उन्हें पता चला कि ये तो फिल्म देवदास का गाना है, तो माँ जो है सिनेमा की बहुत ज़्यादा घोर विरोधी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मन क्यों मारता है ऐसा बोला लेखक से और 2 रुपए देकर के बोला कि जाकर पिक्चर देख लो और ये पैसे लो। और किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे थे, यानी लेखक के पास जो बचे थे वही उन्होंने माँ को दिए थे और माँ ने उन्हें वह 2 रुपये दे दिए और माँ की सहमति से फिल्म देखने चले गए। और पहला शो जब उनका छूटने में देर हो गई तब अपनी परिचित की जो दुकान थी वहाँ पर चक्कर लगाते हुए उन्होंने देखा कि काउंटर पर एक पुस्तक रखी है देवदास, और जिसके लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, और दाम केवल 1 रुपया। जब उन्होंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तब जो पुस्तक बेचने वाला था वो बोला, तुम विद्यार्थी हो यानी स्टूडेंट्स हो और यहीं से अपनी पुरानी किताबें बेचते हो आकर, तो हमारे पुराने ग्राहक हो, इसलिए मैं तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। और लेखक का मन पलट गया कि कौन देखेगा 1.5 रुपये में पिक्चर, इससे अच्छा है 10 आने में उन्होंने देवदास पिक्चर खरीदी और जल्दी जल्दी घर लौट आए।
और 2 रुपये में से बचे हुए 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। तब माँ ने बोला कि अरे तू कैसे लौट आया, पिक्चर नहीं देखी? तब माँ ने जब इस तरह से प्रश्न किया तब उन्होंने बताया कि नहीं माँ, मैंने फ़िल्म नहीं देखी और यह किताब लेकर के आ गया हूँ, देखो। तब माँ की आंखों में आंसू आ गए और ये आंसू खुशी के थे या दुख के, यह तो वो समझ नहीं पाए, लेकिन वे अपने पैसों से खरीदी हुई पुस्तक को उन्होंने अपनी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक माना और वहाँ पर उन्होंने रखा। और इन्होंने टॉलस्टॉय, दास्तोवस्की, मायकोवस्की, सोल्जेनिस्टिन, स्टीफन स्पेंडर, ऑडेन एज़रा पाउंड, यूजीन ओनील, जियां पाल सार्त्र, ऑल्बेयर कामू, इस तरह के जो विदेशी जो राइटर हैं, इनके अलावा कबीर, तुलसी, सूरदास, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी, मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और भी बहुत सारे लेखकों की इन्होंने रचनाएं अपनी लाइब्रेरी में रखी। और जब उन्हें फिर से याद आया कि मराठी के जो वरिष्ठ कवि थे विंदा करंदीकर, इन्होंने कितना सच कहा था उस दिन कि मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे जब देखने आए तो वो यही बोले थे, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक के रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो, इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। और फिर लेखक ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और जो महापुरुषों की किताबें रखी थी उनको भी उन्होंने प्रणाम किया और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को सफल माना।